भी स्टडी की होगी। और n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले आता है 1s में, फिर आएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर 3p में, 3p के बाद जाएगा 4s में, फिर 3d में। ऐसे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। अब इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी तो डी ब्लॉक में हमने स्कैंडियम फैमिली मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक 30 तक की स्टडी की थी। और जिंक 30 तक की जब स्टडी की आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम उस ऑर्बिटल में एंट्री करता है जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल का होगा। लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल का डिसीजन n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग होगा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहले लिखा होता है उस ऑर्बिटल के साथ, और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से कनेक्ट है। अब आते हैं एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक। तो एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक लेंथेनम के बाद आते हैं, आफ्टर लेंथेनम, इसलिए उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। उसमें एलिमेंट कितने हैं? 14। कैसे आए वो? लेंथेनम 57। अब यहाँ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, करेक्ट। 28 को माइनस करो, रिमेनिंग 29। अब रिमेनिंग 29 है तो यहाँ कितना फिलअप करोगे? 18 के बाद आपके पास अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की टेक्निक क्या है? 9, 2, 8, 3 कभी भी फिलअप नहीं करते, 9, 2 फिलअप करें। आपको पता चल जाएगा ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 3 ऑर्बिटल को हम डिजाइन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये एलिमेंट लेंथेनम कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियोडिक टेबल में इसको कहां अरेंज करें। ये जो डायग्राम है ऐसा बनेगा 4s2 4p6 4d10, बट फोर्थ सेल में कौन वैकेंट होगा? 4f वैकेंट होगा। अगला ऑर्बिटल 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये होगा 5s2 5p6 5d1, और लास्ट में है 6s2। ये n प्लस एल रूल को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल्टर किया है। अब समस्या ये होती है कि लेंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में एंटर हुआ, क्या वो सही है? n प्लस एल रूल को अप्लाई करें, तो यहाँ n प्लस एल रूल लगाइए और यहाँ भी n प्लस एल रूल लगाइए। n इक्वल टू 4, f की वैल्यू l के लिए 3, आंसर बना 7। एक इधर भी n प्लस एल रूल अप्लाई करिए, n की वैल्यू 5, p के लिए l की वैल्यू 2, टोटल हुआ 7। दोनों ही ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू 7 है। तो ऐसे केस में n प्लस एल रूल का जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा? पहले जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू लोवेस्ट है। यहाँ केस n प्लस एल का दोनों ऑर्बिटल 5d और 4f, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू 7 है। तो एज पर रूल n प्लस एल इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना था? 4f ऑर्बिटल में एंट्री होना थी, गया कहाँ? 5d। ये बाय मिस्टेक हुआ या गलत हुआ? अकॉर्डिंग टू n प्लस एल। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब हम बात करेंगे अब सीरियम 58 की। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, बताओ कहाँ जाएगा? यहाँ, क्योंकि 5d में तो इलेक्ट्रॉन बाय मिस्टेक गया, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग वो ओबे नहीं करता। तो अब सीरियम 58 में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा?
4f1 5p1 रहेगा कांस्टेंट, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है लेंथेनम के बाद ये इलेक्ट्रॉन इंटर होगा 4f1 में, और इलेक्ट्रॉन की एंट्री अब यहीं से लगातार 14 एलिमेंट एन ब्लॉक में एंट्री होंगे। तो सीरियम 58 से लेकर लुटीनियम 71 तक के 14 एलिमेंट ये पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड के डाउन साइड सेपरेट लेंथेनाइट सीरीज के नाम से अरेंज है। तो इसमें आप नोट करिए बोर्ड पर से। इसके बाद एक्टिनाइट सीरीज की बात करेंगे, वो भी ऐसे ही जनरेट हुई है। तो इसमें बोर्ड पर से जो चीजें लिखी है पहले तो वो नोट करिए। मैंने लेंथेनम 57 का डायग्राम पहले डिजाइन किया है और उसके बाद सीरियम 58 में इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किया है। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट आपको डिक्टेट करूंगा, उसको आप लिखिए। चलिए, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है। फिर से एक बार सुन लीजिए मैसेज। शाम को 4 PM 4 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी डेली, और आज से स्टार्ट है, और अल्टरनेट रहेगी, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। तो आपको 4 PM को कनेक्ट होना है। एक आईडी तो यही रहेगी और एक लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। नोट करिए। चलो, आपने लिखा होगा इस कहानी। इसमें नेक्स्ट डिक्टेट करना है, आप लिख लीजिए। इन लेंथेनम the last electron fill up in D subset but according to n plus L rule, electron combust in 4f subset. 4f subset after lanthanum from cerium 58 to lutetium 71 electron enter in 4f subset, enter in 4f subset from 1 to 14, from 1 to 14. Correct? So they are called
elements of, so they are called elements of a block and called lanthanoids. इनको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है 40। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की। तो एक्टिनॉइड सीरीज भी इसी तरह लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट जैसे लैंथेनाइड सीरीज पैदा हुई, इसी तरह एक्टिनॉइड सीरीज पैदा हुई। एक्टिनियम 89 यहीं से स्टडी करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 80 और 32। टोटल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए हमने 60। फिर से वही प्रॉब्लम, रिमेनिंग 29 रिमेनिंग तो 18, 9, 2। ये एक्टिनियम 89 का डायग्राम है। इन चारों ऑर्बिट से अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1, 2, 3 इनमें कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। n+l रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना था, कहाँ चला गया, क्या मिस्टेक हुई अकॉर्डिंग टू n+l रूल, और फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ सीरीज पैदा होगी 14 एलिमेंट की एक्टिनॉइड सीरीज आफ्टर एक्टिनियम 89। 90 थोरियम से स्टार्ट होगी 103 तक 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज। कैसे आए? पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। 5s2, 5p6, 5p10, 5f वैकेंट। इसको डिजाइन करेंगे 6s2, 6p6, 6p1, 7s2। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी सब सेल में वो भी दिखता है यहाँ पर 6p1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो n+l रूल अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आया और जाना कहाँ था। n+l की वैल्यू पुट करोगे इन दोनों ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहाँ भी तो आने की है। 6 + 2 = 8। यहाँ n+l रूल लगाइए, 5f की वैल्यू 3, टोटल 8। दोनों ऑर्बिटल के लिए 5f और सीरीज 6d के लिए n+l की वैल्यू 8 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ इंटर होना था? 5f में, क्योंकि इसकी वैल्यू लोएस्ट। n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना था? यहाँ। चला कहाँ गया? 6d पर। मिस्टेक हुई। अब इस मिस्टेक को आगे करेक्ट किया, तो थोरियम 90 में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ वो कहाँ आएगा? 5f1 में। और कहाँ तक आते रहेंगे? 14 तक। मतलब 90 to 103 के एलिमेंट्स सभी एक्टिनॉइड सीरीज में इन्वॉल्व होंगे। अब आप खुद लिखिए, स्टेटमेंट भी खुद लिख लेना और डायग्राम बनाइए बोर्ड पर से। फिर हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। बोर्ड पर से नोट किया। आप स्टेटमेंट लिखिए, एक्टिनॉइड सीरीज
the 14 elements from 90 to 103 elements from 90 to 103 are called actinoids. They are placed down the lanthanide series. चलिए लिख लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें पुरानी भी आपके पास लिखी हुई है, वहां से भी आप करेक्ट कर सकते हैं फिर से। अब हेडिंग लिखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने स्टार्टिंग में बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के रेगुलर इंटरवल में, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसी सीक्वेंस में चेंज होती है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी चेंज होती है या नहीं वो देखना, तो इसमें आपको अलग अलग प्रॉपर्टी की स्टडी करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाइए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, नंबर 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 3 प्रॉपर्टी आईपी। आज हम 3 प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे जो बोर्ड पर लिखी हुई। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। तो कल जब हम स्टडी करेंगे या इवनिंग शिफ्ट में अपनी मुलाकात होगी तब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। बस पीरियोडिक टेबल खत्म। क्योंकि ये 6 प्रॉपर्टी तो मैंने दिन भर क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन कैसा मिलता है ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ हम स्टडी करते हैं कि हम जो बोर्ड पर स्टडी करेंगे उसी कंसेप्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस होप के साथ सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। एटम्स की रेडियस क्या होती है, रेडियस की डेफिनेशन तो आप अच्छी तरह जानते हो पुराने जमाने से, कि जब हम न्यूक्लियस को डिजाइन करें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मजबूरी है 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे, सेकंड ऑर्बिट की मजबूरी है 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अपन रखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने डायग्राम किसका बनाया, 11 का, सोडियम 11 उसका एटॉमिक नंबर है। और आपको एटॉमिक नंबर के बारे में अच्छी तरह पता है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज और कभी कभी इलेक्ट्रॉन के नंबर। अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज दोनों ही इक्वल होते हैं, इसीलिए वहां प्रोटॉन के नंबर भी उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एटॉमिक नंबर 11, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर 11, तो प्रोटॉन के नंबर भी क्या है 11। तो यहां से हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का सीधा सा कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल।
जहां पर इलेक्ट्रॉन लोकेट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एलिमेंट का, उससे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। अब रेडियस का मेजरमेंट बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका मेजरमेंट बड़ा डिफिकल्ट है। तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटम की रेडियस, जब न्यूट्रल एटम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही इक्वल होंगे, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस होगा। अब न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करता है। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट होगा, सेकंड पर उससे कम, थर्ड पर सबसे कम। अब यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दीजिए, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम की सिचुएशन चेंज होगा, ये बचे तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में क्या बचे, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये रेडियस है, बट अब इसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोल सकते, अब इसको मजबूरी में आपको क्या बोलना पड़ेगा, आयोनिक रेडियस, क्योंकि ये तो आयन की रेडियस है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में आयोनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी, लेकिन किसके केस में, पॉजिटिव आयन के केस। अगर आप पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होगा, कोई एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। अब कोई एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, मतलब जैसे सोडियम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो थर्ड ऑर्बिट तो खत्म हो गया ना, एक ऑर्बिट चला गया। और दूसरी समस्या क्या पैदा हो गई, प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। और रेडियस का फार्मूला क्या था, रेडियस इक्वल टू 0.53 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। रेडियस आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ रेडियस क्या हुई, ऑर्बिट खत्म होने के कारण डिक्रीज हुई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो रेडियस श्रिंक हो। मतलब पॉजिटिव आयन के केस में एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हायर होगी, एटॉमिक रेडियस लार्जर होगी, किसके कंपैरिजन में, आयोनिक रेडियस के कंपैरिजन। तो ये ध्यान रखिए, जब जब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा तब तक पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होगा हमेशा, किसके कंपैरिजन, देन पेरेंटल एटम। उसके पेरेंटल एटम के कंपैरिजन में पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होगा। इसको नोट करिए, हेडिंग है एटॉमिक रेडियस। स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले, atomic radii is longer than ionic radius of positive ion. एटॉमिक रेडियस हमेशा लॉन्गर होगी, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव आयन की आयोनिक रेडियस के कंपैरिजन। लिखो, when electron loss by element, when electron loss by element, then positive ion is formed. Then positive ion is formed. Therefore, nuclear charge of element increases as compared to electron. As compared to electron. So positive ion
positive ion always smaller in size than that of parental atom. Than that of parental atom. ठीक है, बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए 9 मिनट के अंदर। चलिए भाई, डायग्राम बना लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव आयन की बात करेंगे, तो नेगेटिव आयन इसका अपोजिट होगा। नेगेटिव आयन का जब फॉर्मेशन होगा तो पहले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। जैसे ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 6, 2 3 4 5 6। समझ में आया होगा? ये ऑक्सीजन का डायग्राम है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 6। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 8। तो प्रोटॉन भी है 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सीक्वेंस इक्वल अपोजिट है। ये न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन का। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8। ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब समस्या ये है कि प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो वही 8 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, और जब जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा रेडियस इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हुए तो नेगेटिव आयन हमेशा लार्जर साइज का होगा उसके पेरेंटल एटम के कंपेयर। दूसरा स्टेटमेंट ये ध्यान रखिए, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना लार्जर साइज का होगा। पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में कांसेप्ट में ध्यान रखिए, पॉजिटिव आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना स्मॉलर होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन पर जितना एक्सेस होगा, जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही स्मॉलर होगा। नेगेटिव आयन में जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा कंपैरेटिवली प्रोटॉन, वो अपनी साइज को लार्जर करता है। तो लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय negative ion is formed by gain of electron. Negative ion is formed by gain of electron. Therefore, nuclear charge decreases. Therefore, nuclear charge decreases as compared to electron. Therefore, size of negative ion, size of negative ion always larger, always larger as compared to
parental atom as compared to parental atom. बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए। प्राची इसमें प्रेजेंट है नीट में। प्राची रुचा फरांदे है, मानसी है, प्राची बैठी हुई है ऑनलाइन, साक्षी साक्षी प्रेजेंट है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर से डायग्राम बना लिया सबने। सादिया मूलानी प्रेजेंट है। समझ में आया सादिया? क्या स्टडी कर रहे हैं हम, कौन सी यूनिट? केवल यूनिट का नाम बता रहे हैं हम, कौन सी यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। यूनिट अरे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, याद है। अब चलिए, ये एटॉमिक रेडियस का कांसेप्ट खत्म हुआ, इसमें इतना याद रखिए। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी चीज, सेकंड कांसेप्ट, सेकंड हेडिंग को स्टार बना के लिखिए। पीरियोडिक टेबल से हर साल आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, दोनों कंबाइंड कांसेप्ट है, कंबाइंड हेडिंग है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आपको पहले से मतलब पता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब समस्या ये कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे पैदा हो जाए? उसका हैप्पी बर्थडे जब होगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे या गेन करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम डिफरेंट एलिमेंट में पॉसिबल तभी है जब वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पैदा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सिंपल सी डेफिनेशन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बनाएंगे, लेकिन उसको आयन में चेंज करना पड़ेगा। कभी हम पॉजिटिव आयन बनाएंगे, कभी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब जितने भी उसमें शामिल होंगे पेयर्स, स्पीशीज, एलिमेंट के आयन, वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से फेमस होंगे। सिंपल सा एग्जांपल है Na+ Pmg2+, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और सिलिकॉन 4 पॉजिटिव। सबसे पहले इनकी बेसिक हिस्ट्री में जाएंगे। इनके पास ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम के पास 11 होते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, सिलिकॉन के पास 14 होते हैं। मैंने उसी के पास में लिख दिया। अब जब इसके पॉजिटिव आयन की स्टडी करोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है समझ लीजिए उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गया। सोडियम का डायग्राम क्या था? 2s1, मतलब वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन गया, तभी तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। मैग्नीशियम की ज्योमेट्री क्या है? 2s2, इसके पास से वैलेंसी शेल में कितना गया? एल्यूमिनियम का डायग्राम क्या है? 2s3, मतलब इसके पास से कितना गए? 3 और 2s4। सिलिकॉन ने कितने रिलीज किए? जो मैंने राउंड बनाया है वो इन्हीं सब ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, इसीलिए उस पर उतना प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब समस्या ये है कि इनके पास देखो ऑर्बिट कितने हैं। हमें ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं, हम तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो गए, बस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक जा चुका है, इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है।
मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिलीज हुए 10, इसमें से 3 का है 2 है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पेयर है। मींस ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज किए? सिलिकॉन ने। आपको समझाया है जिसके पास पॉजिटिव आयन के पास सबसे हाईएस्ट चार्ज होगा वो साइज में स्मॉलर होगा। तो इसमें स्मॉलर कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बड़ा कौन होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा? सोडियम। सोडियम की साइज लार्जर होगी। अब यहाँ देखिए कि इनमें प्रोटॉन के नंबर तो सेम है। प्रोटॉन के नंबर सेम होने से मतलब सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11। पहले भी थे, बाद में भी 11 है। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, प्रोटॉन रिलीज नहीं किया, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, पर प्रोटॉन तो इसके पास 12 भी। तो यहाँ आप देखोगे तो इनकी Z की वैल्यू लिखोगे तो सोडियम का Z कितना था? 11। मैग्नीशियम का Z क्या है? 12। एल्यूमिनियम का Z क्या है? 13। सिलिकॉन का Z क्या है? 14। जिसकी Z की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी तो सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा। लिखिए इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक और कंपैरिजन आता है साइज का, कौन बड़ा कौन छोटा। लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हेडिंग है, इसमें लिख लीजिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आयन के पेयर स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो उन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज का जब कंपैरिजन करोगे तो सारे अगर पॉजिटिव आयन है, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इन साइज। कंसेप्ट लिख लीजिए, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इन साइज। और बोर्ड पर से डायग्राम बनाइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। चलिए भाई, क्या लिखा किसी ने? अच्छा, सादिया ने लिखा था पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी। दूसरी चीज, शाम को ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें से आप उसको रिवाइज करके सारी चीजें फिर से नोट करें, ठीक है? और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे अपने डाउट सेंड करें, आंसर आपको मिल जाएगा थोड़ा इंतजार करने के बाद। ऐसा मत समझिए व्हाट्सएप में आपको इधर से सेंड किया और उधर से गूगल ने जैसे आंसर दिया वैसे मैं देखूंगा, टाइम लगेगा बट आंसर आपको मिल जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे क्लोरीन माइनस, आर्गन, सल्फर डबल माइनस एंड फास्फोरस ट्रिपल माइनस। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर होंगे। अभी हमें बताने क्या होंगे या नहीं, देखते हैं। क्लोरीन के पास ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, आर्गन के पास होते हैं 18, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर 16 और फास्फोरस के पास होते हैं 15 ओरिजिनल एलिमेंट्री स्टेट। अब क्लोरीन ने कितना गेन किया? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए इस पर? 18।
आर्गन ने ना कोई लूज किया ना गेन किया, 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर ने 2 गेन किए 18, और आपको समझ में आ गया होगा फास्फोरस का भी कानून के, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर है तो मैंने तो सबको नेगेटिव आयन बना दिया, तो नेगेटिव आयन जो सबसे लार्जर नेगेटिव आयन वो होगा, या लार्जर साइज का वो होगा जिसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसमें सबसे हाईएस्ट लार्जर साइज का कौन है? फास्फोरस, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे बड़ा कौन है इसमें लार्जर साइज का? फास्फोरस का नेगेटिव। उससे छोटा कौन होगा? उससे छोटा सल्फर होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इनमें ऑर्बिट के नंबर सेम है, ध्यान रखिए। क्लोरीन के पास कितने थे? 287, 3 ऑर्बिट थे, उसने 1 गेन किया। 287 किस जाएगा? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 287 1 गेन किया, 18 ऑर्बिट है थर्ड, 3 ऑर्बिट। आर्गन में 288, वही नंबर ऑफ ऑर्बिट 3। इसके पास 288, पहले 16 था, 18 हो गए। इसके पास ये ऑर्बिट के नंबर सेम होंगे तब साइज का कंपैरिजन होगा, ध्यान रखिए। ऑर्बिट के नंबर चेंज हो गए तो साइज इक्वल नहीं होगी, चाहे उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन क्यों ना करे। तो ऑर्बिट के नंबर को भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो फास्फोरस लार्जर साइज का, सल्फर उससे छोटा, उससे छोटा क्लोरीन, सबसे छोटा कौन होना चाहिए? आर्गन, क्योंकि उसने ना इलेक्ट्रॉन को गेन किए ना लूज किए। नोट करिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर के एग्जांपल है चलिए भाई, लिखने की स्पीड जरा तेज रखिए। अगले पेयर की बात करेंगे। अब हमको एग्जाम में, अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, हमको एग्जाम में वो कंफ्यूज करेगा, पॉजिटिव आयन भी देगा नेगेटिव आयन भी देगा। कैसे देगा समझ। कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम प्लस, सल्फर 2 माइनस एंड आर्गन, इसमें कंपैरिजन करवाएगा। कि इसमें लार्जर साइज का कौन है। अब ये देखें, पहले ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर है क्या? कैल्शियम में ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन 20, 20 तो कितने गए? 2 बचे कितने? 80। पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन एक्चुअल होते 90, एक गया तो 18, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर में 16, 2 गेन किए 18। आर्गन में 18 होते हैं, उसने कुछ नहीं किया, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर। अब साइज का कंपैरिजन करें। पॉजिटिव आयन स्मॉलर, और जितना ज्यादा चार्ज, ऑर्बिट के नंबर सेम होना चाहिए। ऑर्बिट के नंबर, ये इलेक्ट्रॉन बचे 18, तो ऑर्बिट तो सेम होंगे ना। 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8, ये इनका 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब सभी के पास कितनी ऑर्बिट है? सभी के पास 3 ऑर्बिट। ऑर्बिट सेम है, ऑर्बिट सेम होगा तब कांसेप्ट यूज होगा।
ऑर्बिट चारों में सेम है। अब यहाँ पर कैल्शियम मोर पॉजिटिव, इस पर डाई पॉजिटिव आयन है, मतलब सबसे छोटा ये। तो सबसे छोटा ये है, तो यहाँ लिखें। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा फिर पोटेशियम होगा, क्योंकि उसके पास एक चार्ज है। चलिए, पोटेशियम से बड़ा कौन होना चाहिए? आर्गन होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जो कुछ करता नहीं है उसको पता क्या कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? सल्फर। बनाइए डायग्राम और लिखिए। हाँ ना बोलते चलिए, सही है या गलत? क्या हो गया? कैल्शियम को सबसे छोटा बता दिया। सादिया मुलानी पढ़ाई कर ले। महक मोदी ने भी बोल दिया यस सर। बीच बीच में बोलते रहा करो ताकि लगे कि लिविंग थिंग्स को पढ़ा रहे हैं। बायो के कम से कम 20-22 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बायो को तो पता है लिविंग थिंग्स क्या होती है। बोलते रहा करो, हलचल होते रहना चाहिए। आगे आंसर। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर। क्या लिख दिया इसमें? क्या लिखा? सही तो बोला है, कैल्शियम सबसे छोटा होगा। मैंने कब बोला गलत? मैंने भी तो सही बोला है। हाँ सही है। करिए, अगले पेयर को आप खुद डिजाइन करिए। क्वेश्चन बोलूंगा, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस एन, उस पर माइनस लगाइए 3, एन ट्रिपल माइनस। ऑक्सीजन डबल माइनस, फ्लोरीन सिंगल माइनस, सोडियम सिंगल प्लस, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव। बताइए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? दूसरा उसमें आंसर देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना साइज के बेस। तो देखते हैं क्या करते हो आप। मैंने सबसे पहले बोला नाइट्रोजन 777, ऑक्सीजन डबल माइनस, क्लोरीन सिंगल माइनस, सोडियम प्लस पॉजिटिव, एमजी डाइपॉजिटिव। पहले ये देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। पक्का पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये हो गए इलेक्ट्रॉन 10, 7 + 3, 8 + 2 10, 9 + 1 10, सोडियम 11 - 1 10, मैग्नीशियम 12 - 2 10। पक्का आंसर है आपका कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब साइज के बेस पे भी अरेंज कर दिए कुछ लोगों ने, तो कुछ को जरूरत ही नहीं पड़ती है शर्मा सर के आंसर की। नाइट्रोजन को सबसे बड़ा बताया अनुराग ने। अनुराग ने नाइट्रोजन को सबसे बड़ा बताया, सादिया मुलानी ने भी नाइट्रोजन को सबसे बड़ा बताया, मतलब हो सकता सही आंसर हो। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बताया, सही है। तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, नंबर 4 पर सोडियम आएगा, 5वें नंबर पे मैग्नीशियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया।
मैंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए और डायग्राम बना दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक, तो नंबर आपको मिलेंगे पूरे। मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन को सुनिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट फर्स्ट, तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट कौन होगा? Mg उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, क्लोरीन उससे बड़ा, ऑक्सीजन सबसे बड़ा, नाइट्रोजन। अब जिन बच्चों ने आंसर दिया वो बोलेंगे सर उसका अरेंजमेंट अपोजिट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। चलिए लिखिए, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला साइज का, और फिर भी करेक्ट है। लिख लिया सबने? ये बात हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। 5 अपन ने एग्जाम्पल समझे हैं, और ये ध्यान रखिए चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन निश्चित आएगा, और इन 5 में से कोई एक आएगा, क्योंकि उसके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक इससे ज्यादा नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बाद आता है, आपको पता है तीसरा हेडिंग भी आपके पास लिखा हुआ है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर 3 हेडिंग लिखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद फिर मुलाकात करेंगे हम इवनिंग शिफ्ट में। 3 हेडिंग इसके, और बाकी आपके पास लिखा हुआ। मेरी जो लिंक है जिस पे अभी आप कनेक्ट है उस पे जेईई मेंस के स्टूडेंट कनेक्ट होंगे, ठीक है, 4 PM को। उसके बाद नीट की क्लास वालों को लिंक सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। लिखिए, आईपी, हार्ड हेडिंग क्या है? आईपी। इसका दूसरा नाम होता आईई, और आईई के 2 मतलब, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन सबका मतलब एक ही। अब एंथैल्पी से मतलब क्या होता है? अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। कौन सी हीट एनर्जी? जो रिएक्शन के टाइम रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। तो यहाँ एनर्जी का कंसेप्ट है, और एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है सिस्टम से या रिलीज होती है। उसके बेस पर 2 टाइप की हम रिएक्शन की स्टडी करते हैं, जिसमें आपको पता है एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमको सप्लाई करना पड़ती है, हमको वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन बाय सम सिस्टम, तो वो एंडोथर्मिक। सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फिर वर्क करेगा। और दूसरे टाइप की रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब सिस्टम खुद वर्क डन करता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसकी अमाउंट ऑफ हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H, एंथैल्पी से, और फिर जो चेंज होता है उसको क्या लगा देते हैं? डेल H। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का सीधा सा मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम। रिलीज भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। उसके बेस पे इसके 2 साइन होते हैं। डेल H का एंडोथर्मिक में पॉजिटिव साइन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में डेल H का साइन नेगेटिव हो जाता है। ये सारी कहानियां आपको पता है। सीधे से अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर आ जाते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको रिक्वायर है। जैसे
सिंपल सा केस लेते हैं सोडियम का, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1। ये सोडियम का केस। सोडियम के आउटर में एक ही रहना, आप चाहते हैं ये रिलीज हो जाए, बट आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप तो चाहते थे क्लास ऑफलाइन चले, आपके चाहने से क्या होता है, धीरे धीरे कोरोना ने आपको फिर से ऑनलाइन कर दिया। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर भी अप्लाई करेगा अपना अट्रैक्शन फोर्स, सेकंड पे थोड़ा कम करेगा, थर्ड पे सबसे कम करेगा। आप इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं, तो बोला न्यूक्लियस इसको जाने देगा? नहीं, न्यूक्लियस अपना काम करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो अब आपको काम करना होगा। क्या करोगे? वर्क डन बाय अस। हमको वर्क डन करना पड़ेगा, हमको इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया? प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। दूसरी चीज, सोडियम अभी सॉलिड स्टेट है, और किसी एलिमेंट के सॉलिड स्टेट में हम एनर्जी सप्लाई करें उसका इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस वैल्यू का नाम आईपी नहीं होगा, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कुछ और है। तो सोडियम सॉलिड है, इस सोडियम सॉलिड को आपको पहले बदलना पड़ेगा सोडियम गैस में, क्योंकि गैसियस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सोडियम सॉलिड है, पहले उसको गैस में बदलो। किसी मटेरियल सॉलिड को जब आप डायरेक्ट गैस में चेंज करते हो तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, या फिजिकल स्टेट चेंज हो रही, किसी सॉलिड को गैस में बदलो, अपने आप बदल जाएगा आपके बोलने से? नहीं, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। फिर से ये प्रोसेस कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक। आप एनर्जी सप्लाई करोगे तब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। और आपको पता है 9th-10th आप पास हो, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो सोडियम सॉलिड को हमने गैस में बदल दिया, अब यहाँ आईपी की वैल्यू आएगी डेफिनेशन में। ये सोडियम गैस फेस में आ गया। अब इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में, और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहां से यहां तक जो प्रोसेस आपने कन्वर्ट किया सोडियम को गैस फेस से उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, आयन में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी for removal of valence electron of any element in gaseous state। gaseous state में हम आए, जब gaseous state में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तब आईपी की वैल्यू बनेगी, और डिफरेंट एलिमेंट की आईपी की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि आईपी की वैल्यू आपको पता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये न्यूक्लियस के अगेंस्ट तो आपने वर्क डन किया, न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो आईपी की वैल्यू हायर होगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एलिमेंट के। जितना न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा उतनी आईपी की वैल्यू हायर होगी। अब किसी ग्रुप में चलो, आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में स्टडी करते हो तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट में ऑर्बिट कम होता है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड ऑर्बिट 2 ऑर्बिट होंगे, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3 ऑर्बिट होंगे, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो 4 ऑर्बिट होंगे, क्योंकि ऑर्बिट का कांसेप्ट उसके पीरियड से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी।
अब ऐसे चलिए पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड्स में अक्रॉस लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो ऑर्बिट के नंबर सेम होते हैं, क्योंकि पीरियड्स में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सब में 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, केवल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सीक्वेंस में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे लेफ्ट टू राइट, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, इसी सीधी सी बात को आपको लिखना है क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा भाई, सबलिमेशन, ठीक है भाई सही लिखा, महक मोदी ने लिखा कि उसको सबलिमेशन बोलते हैं, ग्रुप में आईपी गोल 1 डिग्रीज है, ठीक है सही लिखा महक ने, महक मोदी पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। आर्यन पाटे प्रेजेंट है बेटा आज, कल कहाँ गायब था मेरी क्लास से? अब अगर जिस दिन भी तू गायब हुआ कि मैंने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी फोन लगाया, ये ध्यान रख लेना। क्या लिखने में लगा है, बच्चा है, रुक जा जरा, कौन तेरे को सपोर्ट करने लगा है? वो क्या लिखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लेसन, सब पढ़ा देंगे, अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे। हाँ बचा है, बचा है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बचा है, पढ़ा देंगे, मत टेंशन ले, पहले तू टाइम से आने लग मेरी क्लास में, फिर सब पढ़ा दूंगा। चलिए भाई लिख लिया, बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मुलाकात करेंगे शाम को, जेई मेंस वाले केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, नीट वालों की फिजिक्स की क्लास रहेगी, आप ऑनलाइन यहीं बैठे रहिए, इसी लिंक पर आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है आपको, इसी पर कंटिन्यू फिजिक्स की आगे क्लास बैठे रहिए चुपचाप 5 मिनट। इवनिंग शिफ्ट में आईपी की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे या कोई दूसरी बात करेंगे, ठीक है।